तो हम अखिलेश यादव को हमने वोट दिया, तो हम अखिलेश यादव से ही हमने सवाल करेंगे कि बीजेपी से जाके सवाल करें। हम तो बीजेपी को वोट दिए नहीं। मैं समझता हूं कि अगर एमआईएम पार्टी है तो एक बेहतरीन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम की बातें करना या फिर किसी और की बातें करना या एक समुदाय की बात करना, ये सरासर गलत है। जिसको हम लोग वोट दे के जिताया जाता है, ये लोग गुंगे और बहरे हो जाते हैं। इसीलिए जमहूरियत हम सब से कह रही है, अम्बेडकर का संविधान हम सब से कहता है कि हम लोग जिंदा कौम है तो हरकत करें, हरकत में बरकत है। हमारी खामोशी दुनिया को पैगाम दे देगी हम जिंदा कौम नहीं है। क्योंकि क्या नाम है, अखिलेश यादव ने जो है मुसलमानों के साथ कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने गद्दारी की है। वसीम अहमद को मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी वो टाट और किसी चरपाई और किसी कुर्सी का मोहताज नहीं। हमारे वॉलीबॉल के प्लेयर समीम उर्फ निरहू साहब, वो वहाँ चौतरे में बैठे, घर पर आके बैठे, लोगों ने कहा कि मंत्री जी कुर्सी लाओ, क्या मेरा गुरु जो है ज़मीन में बैठा है, वो तो उसकी एक तहरीक की। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। आज़मगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से एक सीट निज़ामाबाद विधानसभा भी है। यहाँ पर पिछले 20 साल से सपा के विधायक रहे। सपा आज़मगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण को लेके जनता में बड़ा ही आक्रोश देखा जा रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी को छोटी सी भी गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है और इन्हीं सब ये छोटी छोटी बातचीत जनता में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज़मगढ़ के लोकप्रिय गांव संजरपुर में। संजरपुर इतिहास के पन्नों के एक अहम कड़ी भी बना रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाई लोग हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या टिकट वितरण को लेकर इनकी भी समस्या है या प्रॉब्लम है, या इनकी चुनावी बातचीत करेंगे हम इन भाई सबसे, और पूरा माहौल देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना बातचीत करने के लिए कितना माहौल देखा जा सकता है, कितना बेहतरीन माहौल देखा जा सकता है। क्योंकि अभी समय लगभग 8 बज रहा है और 8 बजे के समय में 9 डिग्री टेम्परेचर में हम जानने के लिए, सियासती बात जानने के लिए आज़मगढ़ में निकले हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद कासिम भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण को लेकर लोगों में बड़ा ही आक्रोश छाया हुआ है, क्या ऐसा माहौल यहाँ पे भी देखा जा रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जो हमारे बीच निज़ामाबाद की सीट है, इस क्षेत्र की, ख़ास तौर से इस क्षेत्र भी आता है हमारे बीच में, तो सबसे मसले मसाइल जो हमारे बीच है वो कहना चाहिए। ऐसे आ जाएं भाई, की लाइट पड़ेगी ना तो आप फेस बेहतर। तो मसले मसाइल ये हैं कि जिस तरीके से निज़ामाबाद की सीट हमें देखने को मिल रही कि इससे पहले लगातार 4 बार विधानसभा के चुनाव के आलम बदी साहब भी निर्वाचित हो चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसरारपुर ब्लॉक प्रमुख साहब को जिस तरीके से उनको आश्वासन दिया गया था कि इस बार को आपको मौका दिया जाएगा, ये अवसर, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब उनके साथ क्या हुआ, बिगाइलमेंट किया गया, ये क्या किया गया ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से उनको आश्वासन दिया गया, बताया गया कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा यहाँ से, उसी के हिसाब से उनका जो संजरपुर में योगदान रहा, बच्चों के साथ हर जगह खड़े रहे। आलम बदी साहब भी इस तरीके से विधायक उनको कहा जा सकता है, सिर्फ ईंटें बिछाने से काम नहीं चलेगा जी। सिर्फ ईंटें बिछाने से हमारी जो विशेष आवश्यकताएं हैं उसकी भी सुननी चाहिए। जैसे यहाँ की जनता की जो विशेष संजरपुर की जो विशेष बच्चों की ज़रूरत होगी, जैसे शिक्षा को लेकर एजुकेशन लेवल पर आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था की यहाँ पर जो आप वादा करते हैं, आप जीतने के बाद संजरपुर में किसी भी बच्चे से और किसी भी बुजुर्ग से या फिर किसी भी, जिस तरीके से हमारे बीच में महिलाएं हैं या फिर कोई भी आकर आप यहाँ आइए और उनसे मुलाकात करिए। सिर्फ वोट लेने का मकसद, जो लोग आज़ादी तक का मतलब नहीं जानते, जिन लोगों का मतलब एक वोट का मतलब नहीं पता कि आपके एक वोट की कीमत क्या है, इस हिसाब से आप कुछ सोचना चाहिए जनता को। लेकिन इस बार हमारा जो प्रतिनिधि है, हम जिसको चुन रहे हैं, वो इसरार अहमद साहब है। हमारा ख़ास तौर से उन्हीं के लिए हमारा जो योगदान रहा है, वो हमेशा हमारे बीच जुड़े रहे। वो हमारे बीच आकर, चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या फिर युवा हों, हर तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो हम इस बार इसरार साहब को देखना चाहते हैं कि निज़ामाबाद सीट से वो आकर चुनाव लड़ें। लेकिन हाईकमांड तो इनको आलम बदी जी को टिकट दिया है, फिर कैसे? तो आलम बदी साहब की ये भी गलती होनी चाहिए कि वो लगातार 4 बार विधानसभा जीत चुके हैं, लेकिन एक चुनाव जब होता है वो कहीं ना कहीं समय की
अगर समय का ख्याल किया जाए, चिंता समय की होती है। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है और 5 साल में आदमी अब एक एज लिमिट हो गई है मरने की। जैसे एक अनुमान आदमी लगाता है कि 70 साल है, 50 साल है, 60 साल की उम्र में मर, लेकिन आप लगातार जब जीतेंगे निरंतर चुनाव, फिर निजामबाद सीट से किसी को मौका नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे इसरार साहब भी सपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका कहना है कि हम भी सपा से आने वाले हैं। लेकिन ख़ास तौर से इस बात को ध्यान नहीं दिया जाता कि जैसे जैसे वक्त का उम्र भी ढलती जा रही है वक्त के साथ, तो वो हमारे बीच एक युवा प्रतिनिधि, एक बेहतरीन प्रतिनिधि है जिनका जनता चुनाव करने जा रही है। इसरार साहब? हाँ जी, इसरार साहब को हम लोग पूरी दमखम की आवाज़ के साथ बुलंद करेंगे। उनको इस बार चुनाव के लिए हम पूरी अपना जोर लगा देंगे। पूरा जोर लगाएंगे। मुझे ये भी बताएं भाई कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि मुसलमानों में, एक युवा मुसलमानों में MIM की लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही है, तो क्या इधर भी कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलता है? जैसे ये कहा जा सकता है कि MIM के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट कहा जा सकता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उनका जो राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों का एकजुट करने का जो उनका तरीका है, तो मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र है और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी की तरफदारी या पक्षपात ना करता हो। तो मैं समझता हूं कि अगर MIM पार्टी है तो एक बेहतरीन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम की बातें करना या फिर किसी और की बातें करना या एक समुदाय की बात करना, ये सरासर गलत है। बिल्कुल आप बात करिए, हर समुदाय की बात करिए, चाहे वो दलित हुआ या फिर ब्राह्मण हुआ, मुसलमान हुआ। मैं मेरा जो पर्सनल अपना डिसीज़न है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जैसे एजुकेशन लेवल पे हो गया, अर्थव्यवस्था में हो गया, उनकी जो बेसिक जो स्थिति है, जो बेसिक बुनियादी परिस्थितियों को देखकर उनकी मदद की जाए। इस तरीके की अगर आप मदद करेंगे तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि मैं आपका सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल। तो ऐसे में मुझे ये बताएं कि आप समाजवादी में इसरार साहब को देखना चाह रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि समाजवादी पार्टी के जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, तो आप कितना काम देख पा रहे थे और कितना विकास देख पा रहे थे, और ये 5 साल जो गुजरा है बीजेपी की सरकार में, कितना विकास आप देख पा रहे हैं? क्या फ़र्क है दोनों विकासों में? मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाई है, सन 2017 में बहुमत से अपनी उत्तर प्रदेश विधानसभा में इनके सारे के सारे अधिकतर कैंडिडेट इनके मौजूद हैं विधानसभा में। लेकिन फ़िलहाल विधानमंडल की भी बात करें तो विधानमंडल भी इनके बहुत सारे कार्यकर्ता जो मौजूद हैं। लेकिन ख़ास तौर से अगर मैं संजरपुर की अपनी परिस्थितियाँ बताऊँ तो इसको लेकर चलूँ कि एक तरीके से बहुत नॉर्मली कुछ भी कहा नहीं जा सकता, एक भी काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर सपा की बात की जाए तो मुख्य तौर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कुछ काम करवाए थे। सपा ने जो सांसद थे आजमगढ़ से, उन्होंने कुछ आजमगढ़ में करवाया, लेकिन ख़ास तौर से संजरपुर के लिए भी उनका बहुत अच्छा महत्व रहा, लोगों यहाँ से उनका जुड़ा रिश्ता रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि विशेष उनका महत्व भी नहीं है। लेकिन बीजेपी तो बिल्कुल मुसलमान को एक सीट भी, जो सेकुलर देश कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है, उस तरीके से बताया जा रहा है कि 1 भी % इनका ना तो हमारे बीच योगदान किसी का रहा, ना तो किसी भी प्रकार से इनका विकास देखने को मिला, ना ही एजुकेशन लेवल पे बात किसी भी नेता की देखने के सुनने को मिली। बस ये कहा जाता है कि बिगाइलमेंट किया जाता है। बिगाइलमेंट जैसे मतलब छल कपट किया जाता है, बहलाव फुसलाव किया जाता है। जनता को जैसे इलेक्शन आता है, जनता की एक वोट की कीमत का उनका एहसास हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि अब। लेकिन आज जो हो रहा है बीच में, आप देख रहे हैं रेलवे की जिस तरीके से भर्ती निकाली गई बिहार में, वहाँ से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि इतनी सारी नौकरियां हैं और खाली हैं तो उसको भरी क्यों नहीं जा रही। लेकिन उस विरोध में जिस तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई, ट्रेन को फूका गया, ये कहीं ना कहीं अफसोसजनक, मैं इस बात को कहना चाहूँगा, गलत परिणाम था। लेकिन शांतिपूर्वक हमें विरोध करने का अधिकार अगर कोई देता है, वो हमें संविधान देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को कहा गया है कि ये हमारा अधिकार है, शांतिपूर्वक विरोध, लेकिन मौलिक अधिकार, ये बर्थ राइट हमारा ये। इसमें कहा गया है कि आप शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन ये सरकार है आज डरा रही है युवाओं को, जिस तरीके से चाहे NRC को लेकर हो जाए, CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हो जाए, या फिर देश में जितने भी संसद में कानून बनाए जाते हैं, चाहे बात करूँ ISMA हुआ, मीसा हुआ, मकोका हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट हुआ, इंटरनल पास एक्ट हुआ और NRC हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ,
MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुई, जिस तरीके से हनन किया जा रहा है लोगों के साथ, अगर हम कहीं आवाज़ उठाकर बोलना चाहते हैं तो हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। लेकिन आज कापियों और किताबों में सिर्फ हमें कलम पढ़ाया जाता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारा मकसद ये है कि अगर हमें हमारे पिता जो होते हैं या फिर फादर होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन हम जब पढ़ते हैं, कापी कलम उठाकर पढ़ने जाते हैं, जब उसको हमें गलत सही का अंतर पता होता है और देश विदेश में जब गलत गतिविधियाँ, गलत एक्टिविटीज़ होती है तो हम आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ को हमारी दबाया जाता है। तो आज ख़ास तौर से मुसलमानों को जो मॉब लिंचिंग हुई है सबसे ज़्यादा, वो मुसलमानों की हुई है। आप जनसत्ता के सर्वे देख सकते हैं, उसमें ख़ास तौर से मुसलमानों 73 मुस्लिम को हत्या कर दी गई, चाहे वो गौ माता के नाम पर हो या जय श्री राम के नाम पे हो। आखिर मुसलमान इस देश में इतने आपको क्यों खटक रहे हैं आपकी नज़रों में? मुसलमान की आवाज़ को आपसे क्यों इतना नफरत है? मुझे आप बताइए ना। जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया है, क्षेत्रीय नफरत को जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से मुसलमान सहमे हुए हैं। अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद करेंगे? इस सरकार में उनको खुद नहीं लगता कि हम सेफ हैं। इस तरीके से सरकार अपने आप से खुद सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर ये आपके ही देश के बच्चे हैं, ये आपके ही देश के युवा हैं, जो आने वाले भविष्य में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो इस चीज़ से निहायत सरकार सोचे और बात करे इस पर। जनता की विशेष जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करे। ये ना करे कि सिर्फ ये ना बोले कि सिर्फ जातिवाद या फिर ध्रुवीकरण करके राजनीति की जाए और अपने स्वार्थ के लिए जनता के साथ जितना भी हो सिर्फ इलेक्शन के टाइम उनको याद किया जाता है। और जिस तरीके से क्षेत्रीय नफरत से आप देख ही रहे हैं, पूरा माहौल बात अगर पूरी हो गई तो हम और लोगों तक। जी शुक्रिया भाई, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। भाई की अधूरी बात को हमने रोका और थोड़ा सा जानने के लिए माहौल हम देखिए, एक भाई ने बड़ा ही बढ़िया LED, थोड़ा सा आप कुर्सी घुमा लीजिए, कहें कि आपसे बातचीत लंबी करेंगे। जी रुक जाइए, हम थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएं। जी सबसे कर लेंगे, एक एक करके। अपना नाम बताएं भाई। आलम भाई, ये बताएं क्या माहौल है इधर विधानसभा इलेक्शन को लेकर? सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आलम बदी का तो सम्मान करता हूँ क्योंकि बुजुर्ग हमसे बड़े हैं। और रहा सवाल की राजनीति का, जहाँ तक सवाल है, इसरार अहमद 32 साल से लगे हुए निजामाबाद में, 5वां चुनाव लड़ा चुके हैं, 6वां है। इससे पहले उनको आश्वासन दीजिएगा, मतलब दे रहे थे वो लोग कि मतलब आप इस बार हमको लड़ा दीजिए, हम अगली मतलब जो है हम आपके साथ हैं और आपको जो है टिकट देकर आपको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन अब वो मैं देख रहा हूँ कम से कम उनकी उम्र 90 साल हो गई। 90 साल के बाद उनको तो बैठ जाना चाहिए। और हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि विधायक बहुत ख़राब है, अच्छे हैं, बेहतरीन है, काम करते हैं, ईमानदार सभी के हैं। आपने कहाँ काम देखा है मुझे बताएं? काम तो हम कहाँ से हर जगह काम हुआ। संजयपुर में काम हुआ, आप चल जाए खुदापुर में, दाऊदपुर में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बुराई नहीं कर रहा। आलम बदी साहब एक सम्मानित आदमी है, पूरे विधानसभा में एक माने जाने मतलब विधायक है। लेकिन जब वो वालिदैन अपने बेटे को पालता है, जब वो बालिग की तरफ ले जाता है तो उससे कुछ उम्मीदें होती है। तो इसी तरह आलम बदी साहब की इसरार लड़के हैं, बेटे हैं, उन्होंने 32 साल पार्टी की खिदमत किया है। खिदमत करने के बाद 32 साल के बाद तो कम से कम उनका हक बनता है कि अब जिम्मेदारी उनके ऊपर दे दी जाए। क्योंकि लड़के जो बुजुर्ग ना और दोनों में बड़ा फ़र्क है। युवा सोचते हैं कि कम से कम नई पीढ़ी आवे और कुछ दिन जो अपनी जिम्मेदारी को लेके आगे बढ़ावे। तो इस बार तो इसरार अहमद का हक था। और सारे लोगों में, मैं युवाओं में ज़्यादातर देखता हूँ कि नाराज़ है कि भाई आलम बदी साहब तो ठीक आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अब इसरार को कम मौका दिया जाएगा। क्योंकि 60 साल उम्र होती है, एक 60 साल कह लीजिए, चाहे आप 70 कह लीजिए, वही मतलब मैक्सिमम अब एक वही उम्र रहती है। मौत तो हादसा तो हो जाता है। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ इसरार में 32 साल से जुड़े हुए हैं और उनकी उम्र 24 साल से, वो मतलब 24 साल की उम्र से राजनीति कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के 56 साल उम्र हो गई और बची है उम्र 10 से 15 साल। तो उनको कब लाया जाएगा? मैं तो अखिलेश यादव तो आप तो कहना चाहता हूँ, ये बात तो मैं पहले से कह दिया हूँ कि आज भी कह रहा हूँ वही बात कि इनको कम से कम कब लेके आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि 32 साल थोड़ा थोड़ी नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर विधानसभा मतलब जो प्रत्याशी हैं अगर बदले नहीं गए या इसरार साहब को मौका नहीं मिला, तो क्या आप लोग इन्हीं के साथ रहेंगे या कोई और ऑप्शन? देखिए, वो तो सबका अलग अलग मामला है, अलग अलग मतलब सारे लोग अपने अपने वोट के मालिक हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, निजामाबाद एक गढ़ है समाजवादी पार्टी का।
तो मैं ये नहीं कह सकता कि दावे के साथ सारे लोग भाग जाएंगे, लेकिन ये है कि दुखी हैं। अगर वो लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा सर, इस बार बीजेपी से मजबूत प्रत्याशी, बसपा से मजबूत प्रत्याशी, एमआईएम से अभी डिनोटिफाई नहीं किया गया कि कौन उतारेंगे, लेकिन इस बार छोटी सी भी गलती अखिलेश यादव को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, नुकसान तो मैं तो समझता हूँ कुछ ही % का होगा, लेकिन होगा। और जहाँ तक सवाल है आलम बदी जी का, यहाँ तो गढ़ है। इसरार साहब मैं जानता हूँ उनको लास्ट में मेहनत उन्हीं को करना है। ये कौन कह रहा है कि इसरार साहब को टिकट नहीं मिला और वो नाराज हो जाएंगे, नहीं आएंगे। मैं जानता हूँ वो पिता, अब लड़का अगर नाराज है तो पिता को कैसे छोड़ देगा। ये भी तो सामने बात आ रही है ना कि जनता में, ये जनता के चर्चा का विषय बना हुआ है कि इसरार साहब निर्दल लड़ेंगे चुनाव। नहीं, ये तो आपने गलत फहमी में है कि वो नहीं, ये देखिए जनता में हम बैठते हैं सर। नहीं, आप जनता में बैठते हैं, मेरा क्लोज मामला है, मैं 15 साल से उनके साथ में चलता हूँ। वो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उनको जो है समाजवादी पार्टी ने बड़े भरोसे से उनको जो बड़ी ईमानदारी से पाला है जी। लेकिन देखिए ये भी बात है कि जनता में जो बातचीत चलती है वही आगे चल के काम करती है, चाहे वो चुनाव को लेकर हो चाहे कुछ भी। तो जनता ही में ये बात चल रही है कि अगर आलम बदी जी के साथ नहीं गए इसरार साहब, अगर वो उनको नहीं मिला टिकट तो वो निर्दल लड़ेंगे और जनता उनके साथ है। ये बात देखिए कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है। निज़ामाबाद से खासकर मेरी 5वीं या 6ठी इसी हफ्ते में 5वीं या 6ठी रिपोर्टिंग है और ये बात मैं कहीं ना कहीं सामने देख ही रहा हूँ हर जगह। अगर इसरार साहब को यही बात पहले खटकती कि मुझको किसी से चुनाव लड़ना है या निर्दल से लड़ना है, तो मैं मुझसे ज़्यादा कोई जानता नहीं इसरार अहमद के साथ। मैं यहाँ उनके करीब 15 साल उनके साथ हूँ। वो बसपा से टिकट ले वो जब चाहे ले बसपा तो टिकट बेचती है जी, लेकिन वो अपने फादर को कैसे छोड़ के भाग जाएंगे। ये तो मुझको पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि इसरार अहमद के बगैर हाथ लगाए आलम बदी विधायक नहीं बन सकते। ये तो मैं कह रहा हूँ। अगर विधायक वो जो है हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि 5 बार वो चुनाव लड़ाए हैं। अपने पैसा, अपना डंडा, अपना झंडा अपने लोग को लगाते हैं। इसरार अहमद की क्वालिटी आपने देखा कहाँ है। इसरार अहमद एक ईमानदार छवि का आदमी है। आलम बदी को कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो मुझको तो नहीं लगता भरोसा। बहरहाल आप कह रहे हैं तो मानना भी हमारे ही चैनल पे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर जनता जैसा चाहेगी मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि जनता के सेवक हैं सर। ये बात तो मुझको नहीं बताई। अगर बता दी तो ये मैं बात कहता कि हाँ इसरार अहमद साहब निर्दल आ सकते हैं। और अगर कह रहे हैं तो मैं पता कर लूँगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसरार अहमद मेरे बड़े भाई हैं जी। आलम बदी का साथ छोड़ना नामुमकिन है। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा और कहता भी रहूँगा। और अगर नहीं आपको समझ, इलेक्शन तक आप देख लीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन बहुत दूर नहीं, 1 महीने का वक्त है। तो मैं ये नहीं समझता कि इसरार अहमद छोड़ देंगे। हाँ, आलम बदी के कुछ लोग हैं जो उनसे, मैं आपको एक बात बताऊं कि आलम बदी के कुछ लोग हैं जो उनको छुड़वाना चाहते हैं इसरार साहब को जी। लेकिन मैं एक मतलब का वाकया बताऊं। साइकिल यात्रा चल रही थी, निजामाबाद से होते हुए सरामीर गई और इत्तेफाकन इसरार अहमद की साइकिल एक मेरे छोटे भाई से टकराई जाके। इसरार अहमद थोड़ा सा उसमें जख्मी हो गए। अब 5 मिनट नहीं हुआ, बाप ने बेटे को इस तरह पहचाना कि गया किधर मेरा बाबू। उसको हम लोगों ने चाचा को जब बताया कि वो थोड़ा से जख्मी हो गए, गिर गए हैं, तब थोड़ा सा इत्मीनान रखे। तो मैं कैसे कहूँ कि इसरार अहमद छोड़ के आलम बदी को चले जाएंगे, ये तो रूमर है। हाँ, रहा सवाल की जो टिकट की दावेदारी, तो सही बात है कि ये तो होना चाहिए था कि इसरार अहमद को टिकट देना चाहिए था। ये मैं भी तो कह रहा हूँ जी, कहता हूँ मैं भी, और पूरा हक है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। भाई नाम बता दे पहले अपना। मोहम्मद जाहिद भाई, ये बताएं कि माहौल क्या है चुनाव का। अभी हम विधानसभा की बात छोड़ें, हम पहले उत्तर प्रदेश के लेवल पे देखते हैं कि क्या माहौल है, किसका अभी इस वक्त तो माहौल समाजवादी एक चल रहा है, समाजवादी पार्टी का। अच्छा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पिछले से उसमें विकास हुआ था, वही विकासी मुद्दा रहेगा। और क्या, अभी वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, विकास नहीं देख रहे हैं आप? कहाँ हुआ है बता दीजिए ना, हमको बता दीजिए ना। मुझसे पूछने विकास जी बिल्कुल, आप सर्वे कर रहे हैं, आप बता दीजिए ना विकास समाज बीजेपी का एक बता दीजिए आप। जी देखिए, राफेल आप लड़ाकू विमान है, जनता को राफेल से क्या लेना। देखिए लड़ाकू विमान है, इसी सरकार में मिला है। अभी मेरा देखिए, मेरा देखिए, अभी जनता को राफेल से क्या लेना, अभी मेरा बुलेट ट्रेन से क्या लेना देना। अभी मेरा कहा ना आपने कि मेट्रो, देखिए मेट्रो लखनऊ में अखिलेश ने चलाया, ठीक है। फीता मुझे 2 मिनट देंगे, मैं पूरा अपना बात पूरे कर लूँ, फिर उसके बाद जितने भी आपकी बातें होंगी आप कहिएगा। देखिए, फ्री राशन इसी सरकार में मिल रहा है, 1 महीना में 2 बार। फ्री शौचालय इसी सरकार में मिला, फ्री आवास इसी सरकार में मिला, फ्री इलाज इसी सरकार में मिला। अब मुझे बताइए अपनी बातें आप। अच्छा, क्या जो आप बता रहे हैं कि राशन और वो इससे गरीब का मसला हल हो गया? राशन का गरीब नहीं खाते क्या? कितने परसेंट को मिल रहा है? 5 यूनिट ऐसा मिलता है, 1 यूनिट पे 5 किलो खा लेंगे। मोदी जी से पूछिए और योगी जी से कि 5 किलो राशन में अपना परिवार चला लेंगे जी।
हाँ, ये बड़ी बात है कि कितने परिवार हैं, कितनी यूनिट। जी 5 किलो राशन दे देने से गरीब का मसला हल हो गया। अरे इसका हौदी गरीब को रोजगार जी, चाहिए, जी। नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, जो सुविधा जो आम जनता जान चाहती है वो दीजिए। जी। ये क्या कहना है कि हमने राफेल मंगा दिया, राफेल से क्या लेना देना हमको? राफेल तो सेंट्रल का काम है ना। यहाँ योगी की बात कर रहे हैं जी, जी, ना। हाँ, ये बात। योगी राफेल का योगी जी क्यों बात कर रहे हैं? लेकिन योगी जी की बात करें कि आपके आजमगढ़ को एक यूनिवर्सिटी दिया गया। यूनिवर्सिटी तो मुलायम सिंह ने दिया था, उनका दिया हुआ क्या है? लोकार्पण इस सरकार में हुआ और गृह मंत्री खुद आके कर गए सर। तो लेकिन वो तो मुलायम सिंह का था। पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश की सरकार का था। लखनऊ में मेट्रो अखिलेश लेकिन सरकार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी देखिए कानपुर में वो शिलान्यास हुआ। फीता काट देने से अगर आप क्रेडिट ले ले तो फिर क्या नाम है, इससे नहीं काम चलेगा। फीता उन्होंने काटा है ना, बनवाया तो अखिलेश ने था। अच्छा। पास तो अखिलेश ने किया था। आगरा एक्सप्रेस अखिलेश ने बनवाया था। बाकी क्या नाम है इसका, मेट्रो लखनऊ में फीता योगी ने काटा। लेकिन ये मेट्रो कौन, सब जानते हैं कि किसने दिया था? योगी, अखिलेश सरकार ने दिया था। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि क्या अगर बिजली आप बिजली देख रहे हैं ना, बिजली भी अखिलेश ही की सरकार ने दिया है। अच्छा, फिर ऐसे में क्या हमको ये सामने आ रहा है योगी जी कि ने ये जो 5 साल में सरकार हुई वो पिछली 5 साल सरकार से बेहतर नहीं है? नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं है विकास के मामले में। अच्छा। सिर्फ ऑन पेपर सिर्फ चिल्ला रहे हैं उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बना दिया, कहीं नहीं है। कहीं कहाँ से उत्तम प्रदेश हुआ है? गरीब आज भी गरीब है। जी जो अमीर थे वो तो खैर सिर्फ अमीरों का फायदा हो रहा है। अच्छा, एक गरीब बात तो आज भी बताएं, गरीब आपके विधानसभा निजामाबाद में एक विषय ये भी चर्चा का बना हुआ है कि टिकट इस बार आजमगढ़ बड़ा खतरे में है कि निजामाबाद विधानसभा का टिकट इनको दे दिया गया, दीदारगंज विधानसभा का टिकट उनको दे दिया गया। पूरा आजमगढ़ इस बार हिला हुआ है टिकट को लेके समाजवादी पार्टी से। देखिए, समाजवाद, हम लोग समाजवादी के साथ हैं। टिकट कोई भी लेके आ जाए, हम समाजवादी को। बाकी निजामाबाद सीट पे, हम निजामाबाद सीट के हैं तो हम निजामाबाद की बात करेंगे। निजामाबाद पे आलमबदी 5 बार जो है विधायक रह चुके हैं और उनके इतना सीधा साधा सच्चा इंसान जो है नहीं मिलेगा कोई भी। अच्छा। तो आलमबदी को हम लोग पसंद करते हैं। उन्होंने काम भी किया है। हर कोई भी गांव में, अपने विधानसभा की हर गांव के हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। तो मुझे ये बताएं, अगर हर क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि काम किया, मैंने अलग अलग गांव का दौरा किया। यदि आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो पता चलेगा, वहाँ पे अलग अलग निजामाबाद विधानसभा में अलग अलग गांव के लोग अलग अलग चर्चा बनाए हुए हैं कि इस बार अगर आलमबदी आए तो हम उनको वोट नहीं देंगे, कोई और आए समाजवादी से तो जीत जाएगा। अगर ऑप्शन आलमबदी रहे तो हम बीजेपी को वोट दे देंगे, अदर पार्टी को वोट दे देंगे, लेकिन समाजवादी को नहीं देंगे। देखिए, आलमबदी जब भी चुनाव लड़ते हैं उनके खिलाफ इस तरह की बातें होती है, लेकिन आलमबदी हर बार जीत जाते हैं। कैसे? क्यों पब्लिक उनको पसंद करती है? क्योंकि वो जनता के गांव, जनता का काम करते हैं। अब जनता का पर्सनली काम वो नहीं करते खाली बस। जैसे 2 भाइयों में झगड़ा हुआ, एक भाई की पैरवी वो नहीं करते। वो विकास का काम करते हैं। काम किए हैं गांव में। इंटरलॉकिंग हर गांव में, मैंने किसी गांव में नहीं देखा कि इंटरलॉकिंग का काम नहीं हुआ हो। वो सब आलमबदी का काम है। कब्रिस्तान का घेराव आलमबदी ने ही करवाया है। क्यों नहीं करवाया? ऐसे में ये भी, अच्छा, आप अपनी बात बताएं, अगर आलमबदी जी को टिकट मिलता है तो आप उनके साथ हैं? देखिए, आलमबदी को टिकट मिले चाहे इसरार भाई को मिले, हम समाजवादी को ही वोट करते हैं, चाहे जो भी आए। अच्छा, एक पार्टी और है मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करती है MIM। जी बिल्कुल, लेकिन वो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रही है। अगर लड़ती तो हम बिल्कुल उसका साथ देते हैं MIM। अच्छा, बिल्कुल आप साथ देते हो? बिल्कुल साथ दिया जाता क्या है। ऐसा आप अभी तो टिकट कुछ घोषणा नहीं हुआ कि आजमगढ़ में नहीं लड़ेंगे या निजामाबाद से नहीं? क्योंकि घोषणा तो हो ही गई है, नहीं लड़ेंगे ना आजमगढ़ से। अगर निजामाबाद से लड़ते तो सब 100 सीटों पे शायद उतारेगी अपने प्रत्याशी। जहाँ लड़ रहे हैं उनका वहाँ पे रिजल्ट देखेंगे क्या होता है। अच्छा, अगर ऐसा MIM उतारती तो आप उनके साथ होते? बिल्कुल, तब हम उनके साथ ही जाते, तब अखिलेश के साथ नहीं ये तो आपने बड़ी बात करी कि सपा के भी साथ है, MIM के भी साथ है। MIM अगर नहीं रहती, अगर MIM होती तो हम उसके साथ जाते। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। अच्छा, क्योंकि आप कह रहे हैं? क्योंकि क्या नाम है, अखिलेश यादव ने जो है मुसलमानों के साथ कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने गद्दारी की है। अखिलेश यादव ने, ठीक है, मुसलमानों का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जितना से रखना मुलायम सिंह रखते थे। अखिलेश यादव उस तरह से नहीं रख रहे हैं। तो मतलब ये जो लोग कहते हैं, मतलब ये लोगों के हवाले से बात सामने आती है कि अखिलेश यादव के राज में समाजवादी में बड़ा ही जातिवाद हो गया है, सही है? देखिए, इस बार चुनाव जीत जो है ना, हर पार्टी
हिंदुत्व पे लड़ रही है। अच्छा। हर पार्टी अपना हिंदुत्व ट्रम्प खेल रही है, हिंदू वोट को अपने फेवर में कर रही है। और अखिलेश मुसलमानों से इसलिए दूर जा रहे हैं, मुसलमानों की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर वो मुसलमानों की बात करेंगे तो हिंदू वोट उनके हाथ से खिसक जाएगा। अच्छा, फिर ऐसे में क्या सेकुलरिज्म करने का फायदा क्या है कि आप हिंदू वोट संभालने के चक्कर में मुसलमान वोट या अदर दलित वोटों को देखिए, खींच उत्तर प्रदेश के अंदर सेकुलर या क्या नाम है विकास का ये सब मुद्दा नहीं, जातिवाद और धर्म पे सिर्फ इलेक्शन हो रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश आज हर स्टेट से पीछे है। भाई क्यों परेशान कर रहे हैं उसको? आज उत्तर प्रदेश हर स्टेट से पीछे इसलिए है जी जी। कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो जगह धर्म और जाति पे इलेक्शन होता है, विकास मुद्दा कभी नहीं रहता। अगर विकास के मुद्दे पे इलेक्शन होता तो समाजवादी इलेक्शन नहीं हारती। जी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद भैया बात करने के लिए। आपका नाम भाई? बाबा यूसुफ। अच्छा, ये पता नहीं इलेक्शन के बीच में ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम थोड़ा सा अलग मसले पे बोल लिए। आप बताएं, अगर बातचीत करें हम निज़ामाबाद विधानसभा से, क्या कहेंगे आप? सही हुआ, गलत हुआ? देखिए, अगर अलाहाबादी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो मैं वोट नहीं दूंगा। अच्छा। अगर इसरार अहमद आते हैं, निर्दलीय आया किसी पार्टी से आए तो मैं उनको वोट दूंगा। ये कुछ सामने नहीं आई बात। अगर इस मान लीजिए कि इसरार अहमद को मैं पसंद करता हूँ, आलमबदी को पसंद नहीं करता हूँ। तो आलम बदी जी को तो टिकट मिल चुका है, अब मिल चुका है तो मैं समाजवादी को वोट नहीं दूंगा। ऑप्शन क्या होगा आपके साथ? मेरे साथ ऑप्शन होगा, अगर एमआईएम आएगी तो मैं उसको वोट दूंगा, अगर उलमा कौंसिल आती है मैं उसको वोट दूंगा, अगर ये मुद्दा नहीं तो मैं बसपा को वोट दूंगा। अच्छा, मतलब किसी भी के साथ जाएंगे? किसी के भी साथ चला बीजेपी और कांग्रेस बच के उसको भी बोल दीजिए। नहीं, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। नहीं। क्यों, क्या वजह है बीजेपी के साथ नहीं जाने का और सबके साथ जाने का? देखिए, तो हर आदमी जानता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। अच्छा जी। और मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा उम्मीद थी कि डॉक्टर पीयूष सिंह टिकट पाए तो मैं वोट दे सकता था, लेकिन डॉक्टर पीयूष सिंह टिकट नहीं पाए बीजेपी से, तो मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा जी। आप कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा, एक तरफ से कह रहे हैं आप डॉक्टर पीयूष अगर पाते टिकट तो उनको देते। मैं उनका समर्थक करता हूँ, डॉक्टर पीयूष सिंह का। अच्छा, मतलब प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं? प्रत्याशी का, क्योंकि पार्टी, देखिए पार्टी गलत होती है अलग बात है, लेकिन कैंडिडेट आदमी देखता है कौन किसकी नज़र में अच्छा है। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश में एमआईएम कितना है? क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है, आप कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में एमआईएम होती तो मैं साथ में होता, लेकिन ये भी तो बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम सिर्फ आ रही है सभी पार्टियों का टिकट काटने और वो बीजेपी को जिताने। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बीजेपी से क्या दिक्कत है। देखिए भाई, ये लोग जो बात करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ जिसको हम लोग वोट दे के जिताया जाता है, ये लोग गूंगे और बहरे हो जाते हैं। इसीलिए जमहूरियत हम सब से कह रही है, अम्बेडकर का संविधान हम सब से कहता है कि हम लोग जिंदा कौम है तो हरकत करें, हरकत में बरकत है। हमारी खामोशी दुनिया को पैगाम दे देगी हम जिंदा कौम नहीं है। जिंदा कौम को मतलब अपनी जिंदगी के सबूत देना। मुझे एक बात बताइए, एमआईएम को बीजेपी का दूसरा पहलू कहा जाता है, क्योंकि एक बात सामने आती है कि एमआईएम और सपा, एमआईएम तो चाहती है सपा से गठबंधन, लेकिन सपा नहीं, क्योंकि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुले तौर पे कह देते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के किसी भी पार्टी से हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। वहीं खुले मंचों से कहा जाता है कि सपा के भिखारी, सर्टिफाइड भिखारी, ऐसे वैसे भिखारी नहीं, सर्टिफाइड भिखारी। तो फिर मुझे ये बताइए कि अगर एमआईएम के लोग सपा को सर्टिफाइड भिखारी कहते हैं और गठबंधन की भी बात करते हैं, तो क्या एमआईएम के लोग भिखारी नहीं हुए? जैसे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि एमआईएम जब भी किसी पार्टी के साथ जाएगी तो समाजवादी के जाएगी या तो बसपा के जाएगी, और बीजेपी और कांग्रेस साथ नहीं जाएगी। एमआईएम पार्टी तो एमआईएम समाजवादी के साथ जाएगी, तो समाजवादी वाले अभी गठबंधन नहीं कर रहे हैं जी। उनका रिजल्ट आगे आएगा, जब एमआईएम कुछ सीट निकालेगी तब गठबंधन तो जाएंगे ना फिर हैदराबाद खोजने, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, तो गठबंधन करने के लिए। तो असुद्दीन वैसी साहब का मैं सम्मान करता हूं कि वो हमारे क्षेत्र अगर कैंडिडेट उतारते हैं मैं उनको वोट दूंगा। अच्छा, मैं उनका समर्थक करता हूं। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि 100 सीटों पे एमआईएम अपने जो पूरा निषाद पार्टी, उनका जो पूरा गठबंधन है, तीनों पार्टियों से गठबंधन, वो तीनों के तीनों पार्टी 100 सीटों पे प्रत्याशी उतारेंगे। तो ऐसे में शायद हो सकता है कि निज़ामाबाद से भी उतर जाए। जी बिल्कुल हो सकता है। तो असुद्दीन वैसी साहब ने कहा कि मैं 403 सीट पर उतारूंगा प्रत्याशी। हाँ, ये भी बात सामने आई है। ये बात सामने आई है, अगर उतारेगी तो मैं वोट दूंगा एमआईएम को। जी। अच्छा, तो अगर उतारें तो वोट देंगे? बिल्कुल वोट देंगे हम एमआईएम के साथ। फिर मुझे बताइए ना कि आप एमआईएम के साथ हैं, आप सपा के भी साथ हैं। कहाँ सपा के साथ है भाई? सपा इसरार साहब सपा से में है। तो सपा से टिकट नहीं पाई इसरार साहब ना, हम सपा से नाराज हैं।
अगर सपा से अगर इसरार भाई को टिकट मिलता तो आप उनके साथ होते? हम इसरार अहमद को वोट देते हैं, हम इसरार अहमद को पसंद करते हैं। अच्छा। मैंने एक बात कह दिया है कि पार्टी भले गलत सही हो जाए लेकिन आदमी कैंडिडेट को देखता है, आदमी किस लायक है। तो आलम बदी जी क्या गलत हैं, आप मुझे बता दें क्या उनमें दिक्कत है? जैसे देखिए आलम बदी साहब जब चुनाव आता तब वो कहीं कहीं देखे जाते हैं, उससे पहले 5 साल कहीं दिखते नहीं हैं। अच्छा, लेकिन उनके फेसबुक पेज पे अगर हम देखें तो पर डे कहीं ना कहीं जाने की वो पोस्ट करते हैं। और एक बात सामने और आती है कि हम अगर बात कहें कि उनको विकास को लेके, लेकिन उनकी गाड़ियों में बड़ी बड़ी फाइलें, मोटी मोटी फाइलें भरी रहती हैं विकास की। सब दिखावा है, जी सर, वो सब दिखावा है। हाँ। जो फाइल लेते हैं कुछ लोग के गोद में ले चलते हैं काफिले में, और सब दिखावा है। आप कहाँ देखे हैं? उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ से 4 बार जीत के गए हैं, 100 मीटर की जो है वो लगा दिए, तो वो काम विकास किए हैं? विकास नहीं किए हैं। विकास के नाम पे ढोंग रचा रहा है, और क्या। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपसे मैं ये पर्सनली पूछने वाला था कि दीदारगंज विधानसभा में आदिल शेख को टिकट नहीं मिला है और गोपालपुर विधानसभा से शमा परवीन को टिकट नहीं मिला है, तो ऐसे में यहाँ से आप लोग का बातचीत चल रही है उनके इसरार अहमद को लेकर, तो क्या तीनों पार्टियां इस बार समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं कुछ? कौन सी पार्टियां? तीनों सीट जी बिल्कुल, ये तो भाई कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। इसरार अहमद को आप खिलौना मत समझिए। और रहा आदिल विधायक का, तो 5 साल अपने क्षेत्र में रहा, क्षेत्र छोड़ के हटा नहीं। आप देख लीजिए कोरोना काल में उठा के देख लीजिए, गुड्डू जमाली साहब को देख लीजिए, आदिल विधायक को देख लीजिए। आदिल विधायक को क्या मैं आपको सबूत दूं? छाव मोड़ यहाँ संजयपुर में हमारे बगल में है, उन्होंने कम से कम 200 या 300 थैली जो पानी आता है, जो भूखे प्यासे जा रहे थे, वो कंधे से कंधा मिला कर खड़ा था। गुड्डू जमाली साहब को आप तो देखे होंगे। पहले ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इतना काम किए, 5 साल से जनता के साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाए, तो ऐसे में इत्तेफाक दीदारगंज विधानसभा से कमलाकांत को टिकट क्यों मिला? क्योंकि वो नए हैं एकदम। नए तो जरूर हैं, लेकिन वो सुखदेव राजभर जो एक्सपायर कर गए उनके पिताजी, वो उनको लग रहा था कि अब बसपा का काम तो तमाम हो चुका है, और जाते जाते वो अखिलेश यादव को गोद में दे दिए। और देने के बाद ये हुआ कि जो एक राजभर आज डमरू की तरह नाच रहा ओम प्रकाश राजभर, देखे कि नहीं, वो कुछ ज़्यादा जो है एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि हम जाएंगे तो नैया पार लगाने, उनके बस का नहीं है। मुसलमान वोट नहीं देगा तो नहीं नैया पार होगी, ये जान लीजिए। हाँ, आपको कहीं ना कहीं वो देखिए 4% है, हम तो हमारी आबादी 20% है, 4 और 20 का कैसे मुकाबला हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ा मसला है आदिल विधायक का, तो उसके ऊपर पूरा जो एक भर समाज का 54,000 वोट है दीदारगंज में, वो थोड़ा सा लालीपाप को देखा गया है। मैं तो एकदम गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी के साथ मेरा वोट नहीं है वहाँ, मैं तो निजामबाद में हूँ। लेकिन आप देख लीजिए मुन्ना सिंह जीत रहे हैं चुनाव, आप कहीं पता लगा लीजिए। अगर मुन्ना सिंह चुनाव नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में रह के विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो जो चाहते थे मुन्ना सिंह, वो हो गया। आदिल को टिकट कटना, कहीं ना कहीं मुन्ना सिंह को फायदा। मुन्ना सिंह तो यहाँ तो वो डरवा के वोट ले लेगा। कई गाँव में आप चले जाइए, वो जो है अपने व्यवहार पे, अपने दम पे, अपने हर पीठ पे, हर प्रयास पे वो जीत जाएगा चुनाव। जीतने में क्या है? अभी हम आपको जी, आपकी बात सुन के मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब हमें एक ऐसा बात करना होगा कि विधानसभा के जितने प्रत्याशी हैं, जितने मैदान में उतारे जा चुके हैं, उन सब से बातचीत एक एक करके करनी चाहिए। तो ऐसे में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मुन्ना सिंह से भी बात की जाए। जी, मुन्ना सिंह का अब हम आपको बता दें कि उनका वोट जो हरिजन बिरादरी का, उस सीट पे सबसे ज़्यादा वोट है। उस खेमे से 45,000 50,000 की पोलिंग होती है हरिजन बिरादरी की। वो एक तरफा वोट मुन्ना सिंह के साथ। ठाकुर बिरादरी का वोट जो है 7 से 8,000 वोट वो मुन्ना सिंह के साथ, 53,000। और आदिल विधायक जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी मुसलमानों को मैं देख रहा था कि मुन्ना सिंह के साथ हैं। तो कुल मिला के अगर 10 से 15,000 मुसलमान अगर मुन्ना सिंह को दे दिए, आप ही का नंबर है इसके बाद, आ जाइए। तो हम आपको बता दें जैसा सबसे बड़ा मसला ये है कि आदिल जब चुनाव लड़ रहे थे तो आदिल का एक बेस था वहाँ, मतलब यादव और प्लस मुसलमान तो वहाँ दूसरे नंबर पे है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे यादव, 30,000 अगर यादव देते मुसलमान अपने दम पे, वो मुन्ना सिंह से फाइट कर रहे थे चुनाव। लेकिन मैंने देखा कि आदिल विधायक से सुखदेव राजभर जब भी चुनाव लड़े, 2 बार लड़े हैं, वो बहुत साधारण तरीके से चुनाव को निकाल लेते थे। इस बात तो एक लहर थी, लहर में वो जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों ने गलती किया, मेरे सारे साहब गलती किए हैं, सारे लोगों में उन्होंने समर्थन किया और उनको हराया। अब वो क्यों हराए, क्या वजह थी, उनको क्या मुफाद था, ये तो मैं नहीं कह सकता।
लेकिन जो है फाइट अगर देखी जाए तो वाकई में बसपा और समाजवादी सिर्फ आदिल से लड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कमलाकांत का उनको तो ABCD नहीं मालूम है। बता दें पूरे विधानसभा में कितने गांव हैं। तो राजनीति का जिनको ABCD नहीं मालूम, क्या अखिलेश यादव उनको ये बात सोच के दे देंगे कि आप जाइए हमारी एक विधानसभा हार जाइए? नहीं, हारने के लिए नहीं दिए हैं, वो अपने जो है कुछ जगह जगह आदमी खड़े करके पुतलों की तरह उनको बताएंगे ये रम्मोपुर है, ये भेड़िया है, ये चरौगा है। उनको तो कम से कम 5 साल तैयारी करनी चाहिए, तो उसके बाद दूसरे इलेक्शन में उनको तो टिकट लेना चाहिए। हम सोचते नहीं है कि जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है विधायक का, जो 5 साल से वैसे ही हारने के बाद भी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाया हुआ है जी, तो आसानी के साथ कहा जा सकता है ध्रुवीकरण और जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप खुद देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। जातिवाद जिस तरीके से, क्योंकि सबसे आसान तरीका जो होता है वो जाति को लेकर होता है और जनता को उकसा करके, और जनता कब उकसा जाती है जब जाति और धर्म की बात आप करेंगे तो जनता इस चीज में किसी भी से भला नहीं करने वाली, किसी का कल्याण नहीं करेगी। वो डायरेक्ट अपने जात पात का नाम लेगी और जातिवाद को महत्व देगी, क्योंकि हर आदमी यहाँ हर एक घर से जुड़ा 2 मिनट हमारी बात पूरी है। जैसे कहने का आदिल विधायक अगर टिकट कट गया है, ठीक है, कट गया है, मैं जानता हूँ पार्टी उनको लगाएगी, प्रचार भी करेंगे, ताकत भी रोकेंगे, सब ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि सारे जो वोटर हैं आदिल विधायक की बदवा मौजूद है क्या? नहीं, ये तो नहीं। चुनाव लड़ने और लड़ाने में दोनों में बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है, क्योंकि आदिल विधायक अपना ईमानदारी से और जरूर समाजवादी में देंगे, पूरे गांव से या पूरे क्षेत्र से नहीं दिला पाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। लड़ने और देखिए, आपसे जो मोहब्बत है जी, आप किसी और को लाएंगे, उससे कैसे मेरी मोहब्बत होगी? नहीं, ये तो नहीं ना हो पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ मुन्ना सिंह चुनाव जीत चुके हैं। और रहा सवाल, मैं सारी सीटों को बता दूँ, परवीन साहब को पूछे थे आप, अगर वो आज़ाद से जीत जाएं तो मैं इतना नहीं, चुनाव तो जीतना हारना वो अलग चीज़ है, इतना है कि वो गए नफीस अहमद गए, जो किराए के जो मकान में आकर रह रहे हैं गोपालपुर से, दूसरी जगह से तीसरी जगह से आके लड़ रहे हैं, क्यों फुलपुर से लड़ते? कनेडी घर है उनका, माहौल के बगल में, लड़के देख ले, उनकी अपनी औकात समझ में आ जाएगी। वो समा परवीन एक बेवा औरत वसीम ने खींचा है, फाउंडेशन लगा के, जिस तरह समाजवादी के पिलर की तरह एक मकान को ढाला जाता है, उसमें वो आते हैं, उनका टिकट काट के उनको दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो जो है एक अखिलेश यादव को चम्मच कह लीजिए। ये वर्ड तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, मुझको भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन समा परवीन को आने वाले समय में अगर बसपा से टिकट मिलेगा तो उनसे शानदार जीत वो तय करेगी। क्योंकि समा परवीन जी, अगर यकीन नहीं होता तो बसपा से आप टिकट दिलवा के दिखा लीजिए। अरे हम कैसे दिलवा देंगे? नहीं, आप नहीं दिलाएंगे, लेकिन आपकी बात में तो इतना दम है, आप तो रहते हैं क्षेत्र में, जानते हैं, सब कुछ है। अगर परवीन जीत जाएगी, परवीन के पास तो 20,000-25,000 ऑलरेडी वोट है। अच्छा, निर्भया सुलझा के 25,000 वोट है। नहीं, ये तो मेहनत शमी उनके हस्बैंड की थी, मरहूम साहब की, मंत्री साहब की। मैं आपको बताऊं मंत्री जी का रोल, वो गोपालपुर क्षेत्र से भले आते थे, पूरी आजमगढ़ की एक शान थे। वसीम अहमद को मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि वो टाट और किसी चरपाई और किसी कुर्सी का मोहताज नहीं। हमारे वॉलीबॉल के प्लेयर समीम उर्फ निरहू साहब, वो वहाँ चौतरे में बैठे, घर पर आके बैठे, लोगों ने कहा कि मंत्री जी कुर्सी लाओ, क्या मेरा गुरु जो है ज़मीन में बैठा है, वो तो उसकी एक तहजीब थी। तो तहजीब बताए, वो मंत्री को वो आदमी इतना सोचता है। और ये चुनाव तो बड़ा आसानी तो जी। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। साजिद साहब कहाँ गए? अब आप आइए, आपकी थोड़ी तारीफ करें। आ जाइए, अभी आपकी थोड़ी तारीफ करें, आ जाइए। बोल चुके हैं, सभी लोग बोल चुके हैं। ये देखिए, ये साजिद साहब हैं। जिया न्यूज़ की पहली वीडियो हम बताते चले संजरपुर में बनी थी, और संजरपुर का हमारे चैनल को इतना ग्रोथ दिलाने के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं इस गाँव में 5 महीने बाद आया हूँ फिर से, और करीब 300 से 350 वीडियो डालने के बाद फिर से 5 महीने बाद वापसी है। साजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। साजिद साहब थे एक भाई, ये भाई साहब थे, दिखा दिए जाए। और ये भाई साहब ये हमारे शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और इसलिए हम बहुत शुक्रिया कहेंगे, जितना हो सके शुक्रिया कहेंगे। इस ओहदे पे हमको पहुंचा दिए हैं आप लोग, बहुत शुक्रिया। और हमारी पहली ग्राउंड रिपोर्टिंग भी यहीं से हुई थी, संजरपुर से बाजार में हुई थी। हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने आपने हमारी कहने की जो हमारी बात आपने सोशल मीडिया तक पहुंचाई है, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साजिद साहब ये बताएं, 5 महीने पहले मैं आया था, कुछ MIM कुछ समाजवादी पार्टी के लोग मिले, अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिलवाने की बात की थी, मुझे याद है कुछ बातें 5 महीने पहले से भी। लेकिन मुझे ये बताएं कि 5 महीने के बाद क्या बदला? देखिए, 5 महीने के बाद यही बदला है
कि वैसी साहब अब पहले तो ये कह रहे थे कि हम 100 सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, जी। अब ये कह रहे हैं कि 403 सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी ने गठबंधन करने का तो कोई कहा नहीं प्लान नहीं है, कोई ऐलान नहीं किया समाजवादी। वो अपने जो हिंदू नेता हैं उनको जोड़ रही है, जो मुस्लिम उसको हटा रही है, क्योंकि वैसी साहब को कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, लेकिन हमको तो लगता है कि अखिलेश यादव बीजेपी के एजेंट है, क्योंकि जो उनकी अकड़ है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनकी किसी को सुनते नहीं है। योगी और अखिलेश यादव में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। बस यही फर्क है। ये बात तो एमआईएम के लिए कही जा रही है और तमाम पार्टियों की तरफ से कि एमआईएम भाजपा की दूसरी पहलू है। आप समाजवादी को भाजपा की दूसरी पहलू कह रहे वही हैं, है। ये भाजपा के ही दूसरे पहलू क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा, अखिलेश यादव देखिए अब हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान ने उनको 2017 के इलेक्शन में या फिर 2014 के इलेक्शन हुआ, सपा और बसपा का गठबंधन था, उसमें 75% से ज़्यादा मुसलमानों ने उनको वोट किया, लेकिन ये कहीं इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो ये वैसी पे थप्पा डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं। वैसी साहब 38 सीट पे इलेक्शन लड़े थे और कहीं तो नहीं लड़े थे ना। जी साजिद साहब, मुझे एक बात बताइए, आप एमआईएम की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जो बीजेपी से लोग निकल के सपा में शामिल हो रहे हैं, अगर एमआईएम उत्तर प्रदेश में इतनी ही मजबूत होती तो वो लोग एमआईएम में शामिल होते, ना कि समाजवादी पार्टी में? जी बात सही है, ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम मुसलमान एमआईएम को मजबूत करना नहीं चाहते, हम मुसलमान अपना लीडर बनाना नहीं चाहते हैं। ये हमारी खामियां है, क्योंकि हर कास्ट का एक नेता है, हर कास्ट का नेता है। हर हिंदुओं में ज़्यादातर जितनी कास्टें हैं, चाहे गरड़िया ले लीजिए, चाहे अहिल ले लीजिए, चाहे ठाकुर ले लीजिए, चाहे पंडित ले लीजिए, कोई भी कास्ट हो, उनका एक लीडर है। लेकिन हमारा कोई लीडर नहीं। अब वैसी साहब निकल के आए हैं तो उनको लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, लेकिन कहने वाले तो क्या क्या नहीं कहते, उनको छोड़िए खैर, लेकिन हमको एजेंट जो दिख रहा है अखिलेश यादव दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी चाल ढाल सब कुछ योगी की ही तरह है। हिंदू की बात वही कर रहे हैं, राम मंदिर बनाने की वो बात कर रहे थे कि 1 साल में हम बना के खड़ी कर देते, ये खड़ी कर देते, वो खड़ी कर देते। जो एक नेता था, क्या नाम था, बीजेपी का लीडर था, जो स्वामी मौर्य, जो कह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, नहीं ये कोई और था, वो कह रहा था मुसलमानों को कब्रिस्तान से निकालने के बाद जना करने की बात कर रहा था। उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं। अब बताइए, हमको कहीं से फर्क तो नहीं लग रहा है, तो काम तो वही कर रहे हैं। हम कैसे कहते कि वैसी साहब के बीजेपी के एजेंट, हम तो कह रहे अखिलेश यादव बीजेपी के एजेंट है जी। तो उनकी पार्टी। ये बताइए, जिस तरीके से हम कहें कि अगर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में वोट काटने के लिए आ रहे हैं, ये भी बड़ी, ये बीजेपी या समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बात सामने आती है, ये दोनों ही पक्ष कहते हैं कि ये एमआईएम पार्टी ना तो इसका कोई अस्तित्व है, ये बस वोट काटने के लिए आ रही है और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होगा। नहीं, ये तो जब इलेक्शन लोग हारते हैं ना तो इसी तरह की बात करते हैं। इससे पहले वैसी नहीं थे। इससे पहले 38 सीट पे इलेक्शन लड़े, तब कहाँ थे समाजवादी? तब कौन उनका वोट काट रहा था? अब सही बात यह है, जितनी जिसकी आबादी उतनी होगी हिस्सेदारी। अच्छा, ठीक है। अब हमको चाहिए रिजर्वेशन, ठीक है, हमको चाहिए तालीम में हिस्सा, हमारा भी एक लीडर होगा, खुली बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर हम कहें कि समाजवादी पार्टी और एमआईएम की बात, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एमआईएम की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी पे धावे बोले जा रहे हैं, हालांकि प्रेजेंट सरकार को, वर्तमान सरकार को छोड़ के पता नहीं क्या बात है कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पे ताना मार रहे हैं, उनको दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन ये भी सब बात सामने आती है कि जितना वो दोषी ठहरा रहे हैं उतनी ही बात वो ऐसे बोल जाते हैं कि वो बीजेपी और कांग्रेस के छोड़ के तमाम जितनी भी पार्टियां उनसे गठबंधन करेंगे। जब आप उनको सर्टिफाइड भिखारी कहते हैं, जब उनको आप बुरा भला कहते हैं, तो आप उन्हीं से क्यों जा रहे हैं गठबंधन के लिए? देखिए, अखिलेश यादव अपने आप को मुसलमानों का नेता मानते हैं, ठीक है जी। वो मुल्ला मुलायम कह जाते हैं, उनके पिताजी मुलायम सिंह के अब्बा, और अखिलेश यादव के जो पिताजी हैं मुल्ला मुलायम कह जाते हैं। वो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा मानते हैं। तो जब वो मुसलमानों का रहनुमा है तो क्यों नहीं पुलिस डिपार्टमेंट मुसलमानों को घुसाते, या फिर क्यों नहीं मुसलमानों को तरक्की के सीढ़ियों पे लेके जाते? क्या ऐसा है कि मुसलमानों के अंदर जो नीचे गिराते चले जा रहे हैं? क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट चाहिए, या फिर मुसलमानों को रिजर्वेशन, या फिर तालीम में हिस्सा, या फिर उनका नेता ना हो? क्या कारण आखिर? तो हम अखिलेश यादव को हमने वोट दिया, तो हम अखिलेश यादव से ही हमने सवाल करेंगे कि बीजेपी से जाके सवाल करें। हम तो बीजेपी को वोट दिए नहीं। हमने कांग्रेस को कुछ दिन इस्तेमाल, लेकिन यूपी में तो हमने 25 साल हो गए कांग्रेस को लोग वोट दिए हुए, मुसलमानों को। लेकिन हम तो बीजेपी को वोट नहीं देते, हम तो सपा या बसपा, हमारे पास 2 ही ऑप्शन था। हम इन्हीं को वोट दिया, हम इन्हीं से सवाल करेंगे।
हम किससे जाएंगे सवाल करना। अच्छा, एक बात बताइए, अभी अगर हम बात छोड़ दें उत्तर प्रदेश की, तो अगर हम अपने विधानसभा निज़ामाबाद में आ जाएं, तो निज़ामाबाद विधानसभा से विधायक प्रेसिडेंट विधायक हैं आलम बदी जी, और फिर उनको टिकट भी मिल गया है कि अगला चुनाव आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो ऐसे में एक बात जनता में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि उनको टिकट मिला है, कुछ लोगों में खुशी है, कुछ लोगों में नाराज़गी, आपका क्या है? देखिए, हमको तो नाराज़गी है, क्योंकि जो इसरार अहमद थे जी, वो एक युवा टाइप के नेता थे। वो गांव और युवाओं से उनका बहुत अच्छा जैसे कि ताल्लुकात था, उनका वो युवाओं में बैठते तो उठते, तो उन्होंने काफ़ी इस सीट पे मेहनत की है। और आलम इसरार साहब ये कह रहे हैं कि आलम बदी ने हमको कहा था कि इसरार हमको इस बार जिताओ, अगली बार तुम इलेक्शन लड़ना। अच्छा, तो ऐसे तो ये इस बात से ये लगता है कि आलम बदी साहब ने धोखाबाजी की है। और आलम बदी मुझे नहीं लगता किसी लायक के नेता हैं, अब तो उनकी उम्र भी हो गई है। जी, अब इसरार भाई को उसको आगे फ्रंट पे लाना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप प्रमुख ही नहीं जीत पाए तो विधानसभा कैसे इलेक्शन जीतेंगे। जी, जी। लेकिन बीडीसी, ये बात मैंने खुद पूछा था उनसे इसरार साहब से इंटरव्यू के दौरान कि आप जब प्रमुख ही हार जा रहे हैं, बीडीसी हार जा रहे हैं, तो आप विधानसभा का चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए, इलेक्शन में जो उतरता है वो हार जीत तो होती रहती है, लेकिन अब लोगों को पसंद करने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे जो निजामाबाद 348 सीट 348 नंबर पे जो बात है इसरार साहब की, मुझे लगता है कि यहाँ पे हार नहीं पाएंगे कभी भी। वो इलेक्शन लड़ लेंगे, उनकी छवि बहुत अच्छी है, आलम बदी से अच्छी उनकी छवि है इसरार साहब की। जी, क्योंकि आलम बदी अगली बार जब चुनाव लड़े थे, इसरार साहब इससे पहले भी वो बहुत मेहनत किए थे इस सीट पे। यादवों के यहाँ जा के उन्होंने बहुत मेहनत की और चिरौरी भी की कि आलम बदी को इस बार जिताइए, क्योंकि बहुत तबके आलम बदी से नाराज है। मुस्लिम समाज खुद ही नाराज है, तो हम यादवों की क्या बात करें। हालांकि वो मुस्लिम ही लीडर हैं, चाहिए उनका सपोर्ट करना, लेकिन लोग मजबूरी में उसको सपोर्ट करते हैं कि जाने दीजिए, मुसलमान है, वोट दे देंगे तो जीत जाएगा। तो बस इसीलिए लोग उनको वोट करते हैं, और कोई उनकी खासियत नहीं है, या फिर कभी वो थाने उन्हें पैरवी भी नहीं करते, या फिर कभी कोई कॉलेज भी नहीं खोले, ना कहीं कभी हॉस्पिटल भी खोले, कुछ उनका कोई काम नहीं है। जी जी, अभी बोलिए आप। तो काम नहीं है, यहाँ तक आप थे, आप पूरी बात कर लीजिए, मैं थोड़ा सा ये लाइटिंग की वजह से। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि अगर आप अभी तो वोट आप दे सकते हैं जी, हो गया होगा आईडी, वो वोटर आईडी है जी। तो किसको देंगे अभी, अगर विधायक इसी विधानसभा में अगर देना हो? देखिए, हमारी तो जो मानना ये है कि अगर वैसी साहब लड़े, या फिर जिस पार्टी से गठबंधन किए हैं, अगर वो पार्टी लड़ेगी, हम तो उसी को वोट करेंगे, क्योंकि हम अपनी ताकत दिखाएंगे कि आप अगर हमसे गठबंधन नहीं करेंगे, हम आपको वोट भी नहीं करेंगे। अच्छा, और अगर ऐसी बात आ गई, अगर वैसी साहब नहीं लड़ेंगे, तो हम आलम बदी में मारे मजबूरी को वोट देंगे, समझ लीजिए, खैरात ज़कात दे देंगे। अच्छा अच्छा, चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। 1 मिनट देते हैं भाई आपको, अपनी बात रख लीजिए। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉलिटिक्स। राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है, जिसमें सभी लोगों का कल्याण किया जाता है, वेलफेयर किया जाता है। लेकिन आज के समाज में, आज के जो हमारा देश चल रहा है, अनेकता में एकता की बातें की जा रही है। ऐसे में आप देखेंगे कि जिस तरीके से पोलराइजेशन किया जा रहा है, जिस तरीके से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एजुकेशन की कमी है, चाहे वो किसी भी तरीके से, आप देखेंगे संसद में किस तरीके से हत्यारे और जिस तरीके से वहाँ पर मौजूद है, जिस तरीके से लोगों को बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है, स्वार्थ के लिए अपने उकसा कर जनता को अपनी तरफ खींचा जाता है। तो जनता को इस बात को निहायत सोचना चाहिए कि हमें जो चीज़ करना चाहिए, चाहे सरकार तरह तरह की स्कीमें निकालती है जिससे जनता का कल्याण किया जाता है, भलाई की जाती है, लेकिन आज कौन लोग हैं जो पोलराइजेशन कर रहे हैं, जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को उकसा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि जिस तरीके से बात हुई थी 80 और 20% वाली बातें हुई थी, उस पर भी आप गौर करेंगे तो क्या इसका नतीजा आप खुद जानते होंगे। तो अब इस तरीके की बातें जब हमारे भारत में होगी, क्योंकि भारत एक सेकुलर विविधता में एकता की बात होती है, इसमें एक मार्जिन पे मुसलमानों को मार्जिन पे पहुंचा दिया गया है, हाशिए पे, हसियाकरण हो गया है। उनको देख लीजिए कितने परसेंट उनकी भागीदारी है मुसलमानों की, उत्तर प्रदेश का हो या फिर केंद्र स्तर पर हो, कितने, चाहे एजुकेशन लेवल पर देख लीजिए। एक मुसलमान की स्थिति इस तरीके की हो गई,
दलितों से बदतर हो गई मुसलमानों की स्थिति। तो मुसलमानों की अगर आवाज़ उठाने के लिए कोई लीडर है तो असदुद्दीन वैसी साहब है। असदुद्दीन वैसी साहब का हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर मैं मानता हूं कि लोकतंत्र पहले, हमारा संविधान है, लोकतंत्र है, उसके बाद असदुद्दीन वैसी साहब है। पहले लोकतंत्र है, उसके बाद संविधान है, लोकतंत्र, उसके बाद असदुद्दीन वैसी साहब है। लेकिन उसके दायरे में सभी लोगों को, हमारा ये देश, हम सभी लोगों को एकजुट होकर एक साथ चलना होगा, तभी इसमें सभी लोगों का विकास होगा। चाहे वो किसान हो या फिर मुसलमान हो, दलित हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, कोई भी जात का हुआ, वो तभी विकास होगा जब सभी लोग एक साथ मिल करके चलेंगे। और ध्रुवीकरण की राजनीति को बिल्कुल एकदम खत्म कर देना चाहिए, हर एकदम बुनियादी स्तर से खत्म कर देना चाहिए। और लोगों से कोई इस बात को सोचना चाहिए। जी शुक्रिया। चलिए धन्यवाद। थोड़ा सा जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक एक करके बातचीत की जाए। एक एक सवाल चाचा थोड़ा सा ऐसे आ जाए। पहले तो मैं ये एक सवाल से पूछना चाहूँगा कि विधानसभा निजामाबाद से आलम बदी जी को टिकट मिला है, आप खुश हैं नाराज? नहीं, ठीक तो है, सही है, क्योंकि इसरार साहब को नहीं मिला है इसलिए लोगों में नाराजगी है। मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लें। हाँ। अच्छा मिलेगा। हाँ। क्योंकि पिछली बार जब विधायक जी ने कहा था कि इसरार साहब आप, इस बार विधायक जी ने कहा था, तो हम थोड़ा इज्जत से बात करेंगे कहें कि हमारी काम है, तो कहा था कि इसरार साहब आप थोड़ा हमको इस बार जिता दीजिए, अगली बार आप लड़ लीजिए। एक भाई ने अभी बताया, तो ये बात सही है कि विधायक जी सही हैं, उनको टिकट मिल गया? अरे भाई, राजनीतिक सेंटेंस होता है, सब होते रहता है, सब इतना कहा क्या जाता होता है, दूसरा ही कुछ है। हाँ हाँ। तो क्या फिर लग रहा है कि आप इसरार साहब के साथ हैं समाजवादी में? हम तो देखिए जो जीतता है उसके साथ रहते अच्छा, हैं। आप जो जीतता है उसको जिता दें। हाँ ये एक बढ़िया पॉइंट होते हैं, जो सूरज पे चढ़ रहा है उसको चढ़ा दो। हाँ हाँ, बस अच्छा। ये है। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही हो तो? वो तो हमारे विचारों में ही नहीं है। नहीं, आपने कहा कि जो जीतता है उसको जिता दे। जो जीतता अगर है, मान किसके लीजिए खिलाफ की जीतता है वो आपने पूछा ही नहीं, किसके नहीं। खिलाफ कौन जीतता है। नहीं, चलिए आप ही बता दीजिए तब इसका जवाब। नहीं, आप तो समझते ही हैं, समझदार खुद हैं, क्या पूछ रहे हैं। आप जब बताएंगे तब समझेंगे ना। समझदार कैसे आप हैं? जिस जगह है, जिस क्षेत्र में है, वहाँ के तो भाई समझदार होते हैं, हम सियासत में जाते हुए, मीडिया में थोड़ी। अरे आप बहुत बड़े कलाकार होते हैं आप लोग। ये तो आपसे पता चला हमें कि हम लोग भी कलाकार हैं। अरे नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, चलिए धन्यवाद हमारी तारीफें के लिए। बताइए तब इस बात को, अगर हम कहें कि जिस तरीके से इसरार साहब को टिकट नहीं मिला है, आलम बदी जी को मिला है, आदिल शेख को नहीं मिला है, कमलाकांत को मिला है, नफीस साहब को मिला है और शमा परवीन को नहीं मिला है, इन तीनों विधानसभा सीटों को लेके बड़ी ही जनता नाराज है, तो आप क्या सोचते हैं इस पे? नहीं, ये वक्ती नाराजगी है, दुरुस्त हो जाएगी। होता रहता है, हर चुनाव में होता है, हर पार्टियों के साथ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग चलिए धन्यवाद बातें करने के लिए। अभी बातचीत थोड़ा सा खत्म करेंगे, कहें कि वक्त से ज़्यादा हो गया है और 7 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में रजाई गद्दा छोड़ के सियासती बात करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए आप ऐसी खबरों को देखना चाहते हैं, ऐसी बातचीत देखना चाहते हैं, चाहे कोई भी माहौल हो, आप अगर सियासती बात देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए वीडियो जितना हो सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।